नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इससे पहले 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो आपको पता है पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है राजस्थान के कुल। कैसे याद करेंगे? पूर्व के अंदर कितने घंटे का दिन होता है? 24 घंटे का। कितने घंटे का? तो 24 से 1 कम करना है आपको। आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो आपको पता है कि जो हमारी भारत की जीवन प्रत्याशा है वो 60 के आसपास है, लगभग 60 है। तो मरुस्थल हम कह सकते हैं कि मरने की आयु कितनी है? लगभग 61 के आसपास है। तो 61 के आसपास हम याद कर सकते हैं। अरावली पर आपको चढ़ने के लिए कहा गया तो आप कहेंगे नो नो, हमें नहीं चढ़ना। तो अरावली को आप याद कर सकते हैं नो से। ठीक है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम याद कर ही चुके हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अपन 7 के राउंड फिगर में याद कर सकते हैं। पठारी 7, पठारी 7, पठारी 7, 7 का मतलब 6.89, 6.89। अब दोस्तों हम बात करें हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो विशेषताएं हैं उनकी बात। दोस्तों, ये हम भारत के जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ते हैं तो हम ये उत्तर के विशाल मैदान के रूप में इसे पढ़ते हैं, पूर्वी मैदान को। और दोस्तों आपको पता है कि ये है ना हमारा पूर्वी मैदान, तो वो गोंडवाना लैंड का, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रायद्वीप पठार का नहीं दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई है यहाँ। दोस्तों ये रहा, टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है? ये हमारा टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। मैं आपको और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ये गलत है। यहाँ आएगा टेथिस। पूर्वी मैदान हमारा टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और भौगोलिक दृष्टि से यह हमारे उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है। और अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये प्रायद्वीप पठार का एक हिस्सा है। क्या है? एक प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। जब हम जब हम मरुस्थलीय मैदान की बात करें पश्चिमी, तो आपको पता चलेगा ये उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। और ये टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है? टेथिस सागर का अवशेष है। और दक्षिणी पूर्वी पठार हमारा प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये इसका आएगा, गोंडवाना लैंड का। ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है, गोंडवाना गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हम सारे पठारी मैदानों को और सारे हमारे पठारों और पर्वतों को यहाँ पर शामिल कर चुके हैं। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर, या हम कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तर का मैदान नहीं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और दोस्तों आपको पता है 61.11% ये हमारा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है। 61.11% क्षेत्रफल के साथ फैला होने के साथ साथ ही आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारा पूर्वी मैदान है, ये रहा हमारा पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान हमारा ये रहा। ठीक है। तो आपको आपको पता है कि कैसे याद किया था हमने? पूर्वी मैदान को हमने याद किया था 24 घंटे से। तो आपको पता है 23, लगभग 23% क्षेत्र में हमारा ये फैला हुआ है। अरावली पर्वतीय प्रदेश आपको चढ़ने के लिए मना किया गया था, तो नो किया गया था, तो 9%। और बाकी बचा जो हमारा हाड़ौती का पठार। अब आपको पता है मरुस्थल हमारा टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और हमारा पूर्वी मैदान की बात करें तो आपको पता है हमारा पूर्वी मैदान भी टेथिस सागर का ही भाग है। अब दोस्तों बात करें मरुस्थल में, आप देख सकते हैं हमारे बनने का क्रम है। ये हमारे गोंडवाना लैंड से टूटे हुए हिस्से हैं, जो हाड़ौती का पठार और अरावली को दर्शाता है। और आपको पता है कि ये सब पेंजिया के ही भाग थे। अब दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम, मतलब ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते से छोटे क्रम। और राजस्थान के भौतिक विभागों का जो बनने का क्रम है ना, वो दोनों ही सेम है। दोस्तों सबसे पहले बनी हमारे पास अरावली। क्या बनी? हमारे पास बनी अरावली हमारी। फिर दूसरे नंबर पर हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार बना।
और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा बना पूर्वी मैदान, और सबसे अंत में बना हमारे पास पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इनकी ऊंचाई का क्रम भी यही है, सबसे ऊंची हमारे पास अरावली है, सब फिर उसके बाद ऊंची हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, फिर उसके बाद पूर्वी मैदान, और इसके बाद हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे पूर्वी मैदान की तरफ। पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान के बारे में आपको पता है कि यह पूर्वी मैदान का विस्तार जब हम बात करते हैं तो अरावली के क्या है, ये पूर्व में स्थित है, और इसके अंदर चंबल, बनास, बाणगंगा, माही और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और आपको पता है कि ये गंगा की सहायक है यमुना, गंगा की सहायक है हमारी यमुना। और आपको पता है इसकी दक्षिणी पूर्वी जो सीमा बनाता है ना, वो आपको पता है हमारा विंध्यन पर्वतमाला बनाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तो हमारी अरावली, ठीक है, फिर ये हमारा विंध्यन, ठीक है। अब इसके बीच में हमारा जो ये फैला हुआ है ना, ये हमारा मैदान फैला हुआ है, और ये मैदान का नाम है हमारा कौन सा, हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों जिलों की जब हम बात करते हैं तो जिलों के संदर्भ में आपको पता चलेगा कि आपको दिखाई देगा, ये अलवर के अंदर आपको दिखाई देगा, जयपुर में दिखाई देगा, दौसा में दिखाई देगा, सवाई माधोपुर में, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों के अंदर हमारा पूर्वी मैदान फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि भाई पूर्वी मैदान है, तो पूर्वी मैदान के अंदर, मैदानों के अंदर मिट्टियां ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, और मिट्टियां महत्वपूर्ण होने के कारण तो फिर हमारे पूर्वी मैदान में कौन सी मिट्टी है, तो हम कहेंगे दोस्तों ये है ना हमारी नदियों नदियों के द्वारा स्थापित मैदान है, और इसके अंदर नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। और आपको पता है जलोढ़ को हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर, इसको हम आगे वाले भागों में के अंदर पढ़ेंगे। और ये कांप और कछारी मृदा भी इसे हम कहते हैं। जलवायु की जब हम बात करें दोस्तों तो आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती, अधिक कठोर जलवायु हमारे मैदानी प्रदेश में नहीं पाई जाती। और वर्षा की जब हम बात करते हैं तो वर्षा आपको यहाँ पर मिलेगी 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। और ढाल की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों आप अधिकांश नदियों को देखेंगे कि पूर्व की और अंदर पूर्व में बह रही है। पूर्व के अंदर बहने का मतलब है कि हम जो हमारी गंगा की सहायक है यमुना, यमुना के अंदर अधिकांश अपनी पूर्वी नदियां अपना पानी ले जाती है, तो वही ढाल भी हमारी या वहीं से निकल जाती है, कि ढाल भी कह सकते हैं कि हम पूर्वी ढाल पूर्व की ओर सामान्यतः फैली हुई है। जब हम इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये ऊंचाई हाइट की बात करें तो हाइट हमारी 200 से और 500 मीटर तक आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे जाएगी। और आपको पता है कि इसके अंदर जो सिंचाई के साधन है, हमारे कुएं और नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। हालांकि हम बनास बेसिन पर पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे खनन किया जा रहा है बजरी का। और आपको पता है इस क्षेत्र में गुड़गांव नहर सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है, भरतपुर नहर भी अपनी विशेषता रखती है। इसके बाद विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्वाधिक जनघनत्व दिखाई देगा, सर्वाधिक जनघनत्व दिखाई देगा। और सर्वाधिक जनघनत्व क्यों, कृषि के कारण दिखाई देगा। और कृषि के साथ साथ एक चीज और है, यहाँ पर संरचनाओं का निर्माण है, या हम कह सकते हैं कि सड़क निर्माण आसान है। सड़क निर्माण के साथ साथ यहाँ प्रौद्योगिकी का विस्तार आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं है। इसके बाद चलते हैं कि ये सबसे बड़ा भौतिक सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, और इसी के साथ साथ हम इसी कारण इसे कह देते हैं हम खाद्यान्न का कटोरा। क्या कह देते हैं, खाद्यान्न का कटोरा कौन हो गया भाई हमारा, खाद्यान्न का कटोरा हो गया हमारा मैदान। कहीं भी देख लीजिए मैदान हमेशा आपको फसल और खाद्यान्न की दृष्टि से रिच मिलेंगे। अब दोस्तों चंबल विभाजन की बात करें तो हम इसको चार भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पर चंबल का बेसिन मान सकते, फिर हम माही के बेसिन को पढ़ेंगे, फिर बनास बेसिन को, और फिर बाणगंगा बेसिन को। तो ये दोस्तों मैंने मैप के माध्यम से समझाया आपको। देखिए चंबल बेसिन के अंदर जब हम आएंगे तो हम डांक और उत्खात और डांक या उत्खात क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसे हम बीहड़ भी कहते हैं। जैसे ही बनास बेसिन के अंदर आएंगे हम, तो बनास बेसिन के अंदर हम पढ़ेंगे पिंटमांट का मैदान और माल खेराड़ का मैदान या खेराड़ का मैदान।
माही बेसिन के अंदर हम पढ़ेंगे, तो माही बेसिन के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा क्षेत्र, माही बेसिन के अंदर पढ़ेंगे छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान, और बाणगंगा के अंदर पढ़ेंगे हम रोही का मैदान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चंबल बेसिन की बात करें, तो चंबल बेसिन आपको यह जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है ना लास्ट का, इसके अंदर दिखाई देगी, जिसके अंदर हम झालावाड़, झालावाड़ और झालावाड़ के बाद कोटा, ठीक है, कोटा के बाद यहाँ आ जाएंगे हम बूंदी, और बूंदी के बाद चलेंगे सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद करौली धौलपुर, यहां से बहती हुई हमारी चंबल नदी प्रवाहित होती है। और लगभग कितने, लगभग 5,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र कह सकते हैं हम। अब इसकी जो हमारी चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर देखो, ये हमने यहाँ पढ़ा है कि चंबल की विशेषता ही है उत्खात और डांग और बीहड़ क्षेत्र। तो अब इनको विस्तृत रूप से समझते हैं। देखिए दोस्तों, उत्खात इस तरह आकृतियां, बेडलैंड टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में बेडलैंड टोपोग्राफी है क्या, तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों बेडलैंड टोपोग्राफी क्या है। कि दोस्तों ये है ना, जब चंबल नदी अपना पानी लाती है तो कृषि वो जमीन को काटते हुए चलती है, जमीन को काटते हुए चलती है, तो ऊंची नीची स्थलाकृतियां बन जाती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है या अयोग्य है। ऐसी स्थिति के अंदर जो बसती है भूमि, हम उसे स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। और डांग सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेंगे, करौली के अंदर। और आपको पता है करौली को हम क्या कहते हैं, डांग की रानी कहते हैं, करौली को हम डांग की रानी कहते हैं। अब दोस्तों बीहड़ से भी, बीहड़ की भी समझ लेते हैं बात। बीहड़ क्या होते हैं, बीहड़ दोस्तों होते हैं नदियों के कटाव से जो गहरी घाटियां बन जाती है ना, जो गहरी घाटियां बनी, और गहरी घाटियां बनने के साथ साथ ही वो पहले से ही बीहड़ प्रभावित क्षेत्र तो होते ही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं उनका नाम कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। और सर्वाधिक बीहड़ आपको दिखाई देंगे दोस्तों, सर्वाधिक कटी फटी घाटियां आपको धौलपुर में दिखाई देगी। और धौलपुर में दिखाई देने के साथ साथ ही सर्वाधिक बीहड़ तो आपको दिखेंगे धौलपुर के अंदर, और उत्खात स्थलाकृतियां आपको दिखेगी करौली के अंदर। और बीहड़ को ही, क्योंकि कटी फटी घाटियां हैं, तो यहाँ पर डाकुओं की शरण, डाकू आसानी से रह सकते हैं, और डाकू आसानी से बचे रहने के कारण इसे हम डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। अब आता है हमारे पठार या पहाड़ियां इस क्षेत्र में कौन कौन सी है, तो दोस्तों आपको दिखाई देगी करौली के अंदर सबसे पहले अनियमित पहाड़ियां दिखाई देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डांग कहते हैं, और इसे ही हम कहीं कभी कभी डांग लैंड भी कह देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों मिट्टी, इस क्षेत्र के अंदर आपको किस प्रकार की मिट्टी दिखाई देगी, तो दोस्तों आपको यहाँ कहीं कहीं काली मिट्टी दिखाई देगी, और काली के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलोढ़ मृदा भी दिखाई देगी, क्योंकि नदियों द्वारा हमेशा से ही जलोढ़ लाती जा रही है। और चूंकि ये पठारी प्रदेश से बहती है, तो पठारी प्रदेश के बहने के कारण ये यहाँ से कुछ मात्रा में काली मिट्टी का जमाव भी करती जाती है। अब दोस्तों इस क्षेत्र को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये 1954 से 1994 से 1995 तक स्टार्ट किया गया, और 8 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आर्थिक सामाजिक विकास करना, कृषि की और अधिक संभावनाओं को विकसित करना, डाकुओं से इस क्षेत्र को मुक्त करना, व पर्यावरणीय सुधार करना। अब आता है दोस्तों हमारे पास छप्पन का बेसिन। छप्पन के बेसिन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र, ये हमारा छप्पन बेसिन है, मुख्यतः ये हमारी माही नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। जो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर और खंबात की खाड़ी के बीच में गिरती है, इसके मध्य में हमारा राजस्थान भी यहाँ पर शामिल है। तो ये जो राजस्थान का शामिल क्षेत्र है ना, ये माही का या छप्पन का मैदान, छप्पन बेसिन कहते हैं। छप्पन बेसिन उसकी नदियों के द्वारा भी सिंचित है। अब हम इसके क्षेत्र की, छप्पन के मैदान की बात करें तो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है ना, उसके अंदर फैला हुआ है। ठीक है, भौगोलिक विशेषता की बात करें दोस्तों, तो माही के जो मैदान के अंदर छोटी छोटी असमतल पहाड़ियां पाई जाएगी, आपको संकीर्ण घाटियां, और संकीर्ण, ये असमतल और संकीर्ण घाटियां हैं माही के मैदान में। माही के मैदान में जो कटाफटा और विच्छेदित भूमि है, उसे ही हम वांगड़ के नाम से जानते हैं, वांगड़। और माही को हम वांगड़ की गंगा कहते हैं। और आपको पता है इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वांगड़ी है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। और गुजरात से सटा हुआ भांगड़ का ये क्षेत्र, जिसके अंदर हमारी माही नदी बहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान भी कहते हैं।
हालांकि हम छप्पन के मैदान को और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब दोस्तों मिट्टी की बात करें हमारे माही बेसिन में, तो मिट्टी आपको यहाँ दिखाई देगी लाल और चिकनी मिट्टी। कैसे दिखाई देगी? लाल और चिकनी मिट्टी। ढाल प्रवणता इस क्षेत्र में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये अति तीव्र ढाल का राजस्थान में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है और इसकी ढाल पश्चिम की ओर है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कांठल की। कांठल क्या है? देखो दोस्तों, कांठल वही है, कांठल माही नदी के बहाव क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। प्राचीन नाम कांठल ही था इस क्षेत्र का, माही नदी का। और इसी कारण माही नदी को, आपको पता है, माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। छप्पन का मैदान की बात करें तो छप्पन के मैदान की बात करें तो ये है भाई, वास्तव में 56 नदी नालों का समूह है या 56 गांवों का समूह है। ठीक है। तो छप्पन के मैदान की बात करते हैं तो आपको पता है ये कहां पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है हमारा बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़। ठीक है। अब इन दोनों के मध्य जो भी क्षेत्र है, इसके अंदर हमारा छप्पन का मैदान। अब इस क्षेत्र को बोले तो हम पुष्प क्षेत्र या कुमारी खंड भी कहते हैं, और ये क्षेत्र हम कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। अब चलते हैं दोस्तों हमारी बनास बेसिन पर। बनास बेसिन की बात करें तो आपको पता है बनास बेसिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बनास बेसिन की ढाल की बात करें तो ये पूर्व की ओर फैली हुई है। किस ओर फैली हुई है? पूर्व की ओर फैली हुई है। और भूमि के प्रकार की बात करें तो आपको पता है ये कहीं कहीं समतल और कहीं कहीं कटा फटा क्षेत्र है बनास का भी। और यहाँ पर भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी जलोढ़ मृदा? भूरी जलोढ़ मृदा। कैसी? भूरी जलोढ़। भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त है। अब हम जब बनास के मैदान की बात करें तो बनास के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली के मैदान की जब हम बात करते हैं तो मालपुरा करौली का मैदान आपको दिखाई देगा टोंक और सवाई माधोपुर और करौली के अंदर। तीन, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, TS के। ठीक है। और मेवाड़ के मैदान आपको पता है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जिसमें भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ हो गया। भीलवाड़ा का ही क्षेत्र है शाहपुरा और चित्तौड़गढ़। ठीक है। मेवाड़ का मैदान दक्षिणी भाग हो गया। उत्तरी पूर्वी भाग हमने मालपुरा करौली का मैदान पढ़ लिया। अब इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं भी है दोस्तों। इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं खैराड़ क्षेत्र। खैराड़ क्षेत्र की जब हम बात करें तो भीलवाड़ा में जो जहाजपुर तहसील है उस क्षेत्र को हम कहते हैं खैराड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं हम? खैराड़ प्रदेश। और आपको पता है माल खैराड़ किसको कहते हैं? हम माल खैराड़ कहते हैं। जो टोंक के अंदर मालपुरा का जो क्षेत्र है हम उसे माल खैराड़ कहते हैं। अब आता है दोस्तों हमारे पास बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी द्वारा प्रवाहित है, ये सब आप जानते हैं। और बाणगंगा कहां कहां बहती है? जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर। आपको पता है कि ये क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पर। दोस्तों क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि कौन सा समतल मैदान हैरान महोदय द्वारा तृतीय प्लेनी प्लेन के रूप में पहचाना जाए। अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। नदियों द्वारा प्रवाहित जल के द्वारा अपरदनात्मक संप्राय मैदान को, इस संप्राय मैदान को ही पेनी प्लेन कहा जाता है। तो भाई तीसरा पेनी प्लेन कौन सा है? आपको ये बताना है। क्या मेवाड़ का मैदान है? नहीं भाई। करौली मालपुरा का मैदान है? नहीं भाई। तो तृतीय पेनी प्लेन बचा कौन सा हमारा? तो आपको ये बताना है तृतीय पेनी प्लेन। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हालांकि हम क्वेश्चंस की वीडियो तो अलग उसमें करेंगे, तो इसकी वजह से हम यह नहीं करते हैं, केवल यहीं तक हम इसको सीमित रखते हैं। ये क्वेश्चन है, वैसे आप देख सकते हैं, सरल क्वेश्चन है। पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। ये 2-5 क्वेश्चन है, हम आने वाले वीडियो के अंदर इनको पूरा लगभग कंप्लीट करेंगे दोस्तों।